नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम इस वीडियो में एनईपी 2020 के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे पहले एनईपी 2020 कब आया? तो जुलाई 2020 में, यानी 29 जुलाई 2020 को ये अप्रूवल हुआ, इसको मंजूरी दी गई। इसकी पिछली शिक्षा नीति जो थी 1986 में आई, और जो तीसरी शिक्षा नीति है, पहली शिक्षा नीति आपका 1968 में आई जो कोठारी के बेस पर आया था, और दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई, तीसरी शिक्षा नीति आपको एनईपी 2020 में आई। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये कितने सालों बाद आई? ये 34 सालों बाद आई। ठीक, इसका मुख्य लक्ष्य, मेन एम क्या था कि 21वीं सदी की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा व्यवस्था का क्या करें? पुनर्गठन करें, रीस्ट्रक्चर करें एजुकेशन एज अ पर 21वीं सेंचुरी नीड्स। ठीक, ये चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? इसमें 53-34 का फार्मूला लाया गया। जो 10+2 का सिस्टम है, जो 10+2 12th करने पे ये सिस्टम था, इसको किस में बदल दिया गया? 5+3+3+4 में, यानी इसको कहेंगे 53-34। इसको याद कर लीजिएगा 53-34, ताकि ये भूले मत। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये लाइन यहाँ पे लिख देते हैं इंपॉर्टेंट। यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं 53-34। अब ये जो 5 है, ये कौन सा फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें 3 साल का बच्चा क्या करता है? प्री स्कूल प्लस क्लास 1-2 पढ़ता है। कितने ईयर के बच्चे? तो ईयर 3 से लेके ईयर 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं। जो 3 वर्ष है यहाँ पे आपका, ये 3 वर्ष है। आप ये 5 समझ लिए, अब 3 वर्ष को समझो आप। ये 3 वर्ष क्या है? प्रीपैरेटरी है, यानी प्रीपैरेटरी क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक इसको पढ़ाया जाता है। इसमें कितने ईयर के बच्चे आते हैं? तो ईयर 8 से लेके ईयर 11 तक के बच्चे आते हैं। अब समझो, अब एक चीज़ ध्यान रखो, अब ये 3 है, तो अब इस 3 को समझो आप लोग। ये जो 3 है आपका मिडिल एजुकेशन है, तो मिडिल एजुकेशन में क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक के बच्चे होते हैं। इसमें उनका एज कितना होना चाहिए? तो एज 11 से लेके 14 वर्ष तक होना चाहिए। ठीक, ये जो 4 लास्ट में, ये 4 वर्ष किस में है? सेकेंडरी में, 9 से 12 तक है। इनका एज कितना होना चाहिए? तो 14 से लेके 18 वर्ष तक होना चाहिए। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, एनईपी 2020 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का विशेष जोर दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे समझना आप लोग। यहाँ पे क्लास 5th तक आप क्या कर सकते हो? रीजनल लैंग्वेज में आप उसको पढ़ा सकते हो, लेकिन वो संभव हो तो आप क्लास 8 तक भी क्या करते हो? पढ़ा सकते हो। उसकी स्थानीय भाषा यानी रीजनल लैंग्वेज यानी मातृभाषा में पढ़ाया जा सकता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो हायर एजुकेशन में क्या गोल सेट किया गया कि ये लक्ष्य रखा गया कि 2035 तक जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी GER है वो 50% तक हो। मतलब कहने का सेंस, जो बच्चे 12th से, जैसे 12th पास आउट होते हैं, ठीक, वो 100% उनका रेशियो होना चाहिए। अब ध्यान रखो, वो 100% में कम से कम 50 बच्चे ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन में क्या हो, एडमिशन लें, तो वो कब तक कंप्लीट होना चाहिए? वो 2035 तक 50% उसका लक्ष्य रखा गया है। ये ध्यान रखिएगा। अब आगे समझिए आप लोग। कॉलेज में 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम यानी UG मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन रखा गया है। इसमें क्या आता है? तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी ABC क्या है? एकेडमिक मतलब क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा होती है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसको कौन लाया था? तो एनईपी 2020। ये ध्यान रखिएगा। अब आप आगे समझो, जो ये ABC है उसको वैलिडिटी जो है 7 साल की है। आप 7 साल तक इसका उपयोग कर सकते हैं। मल्टीपल मतलब क्रेडिट ट्रांसफर, संस्थानों के बीच क्रेडिट ट्रांसफर होता है आपका। अब एक चीज़ समझो आप लोग, एनईपी जो 2020 है और UGC के नियमों के अनुसार एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा किए गए क्रेडिट जो है 7 साल तक वैध रहते हैं, यानी वैलिड रहते हैं। अब एक चीज़ बनाया गया, नियामक संस्था यानी रेगुलेटरी बॉडी बनाया गया, HCI। अब HCI में 4 वर्टिकल होते हैं। इस वर्टिकल को आगे हम देखेंगे। तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म पूछता, और इसके वर्टिकल जो 4 है उसको क्रोनोलॉजी बेस में पूछता है कि पहला कौन सा वर्टिकल, दूसरा कौन सा वर्टिकल है, तीसरा वर्टिकल, चौथा वर्टिकल कौन सा है। ये चीज़ क्रोनोलॉजी यानी सीक्वेंस में पूछता है, यानी क्रम में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब जो टीचर ट्रेनिंग है, मतलब शिक्षण प्रशिक्षण है, वो 2030 तक क्या हो? BEd जो होगा 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स हो। मतलब आज के समय में जो आप ग्रेजुएशन के साथ ही BEd कर लो, जो ग्रेजुएशन 3 साल का प्लस 1 साल और बढ़ा देंगे तो 4 साल का क्या हो? BEd भी उसमें आ जाए, ग्रेजुएशन प्लस BEd दोनों। तो भाई बोल रहा है 2030 तक आप क्या करिए? BEd को क्या करिए? 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स कर दीजिए। अब रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, यानी रिसर्च, तो उसको बढ़ावा देने के लिए क्या स्थापित किया गया? NRF की स्थापना की गई। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना की गई। ये ध्यान रखिएगा। तो NRF का फुल फॉर्म पूछता है, और HCI का फुल फॉर्म, इसके वर्टिकल पूछते हैं। ABC का फुल फॉर्म, इसको लॉन्च कौन किया था, किस में हुआ था, कौन सी महीने में हुआ था? तो जुलाई 2020 में हुआ था।
ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जुलाई 2020 में। ध्यान से समझिए, जुलाई 2021 है, जुलाई 2021, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन कक्षा 6 से ही क्या करिए, उनको इंटर्नशिप सहित दे दीजिए। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्लास 5 तक का क्या था, क्लास 5 तक आप उसको रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं, मतलब क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाइए। अब क्लास 6 से क्या कर सकते हैं, मतलब क्षेत्रीय भाषा में क्लास 5 तक पढ़ाइए, लेकिन संभव है, मतलब संभव आपको लग रहा है तो क्लास 8 तक भी पढ़ा सकते हैं। ठीक, क्लास 6 से आप क्या करिए, व्यावसायिक शिक्षा दीजिए यानी वोकेशनल एजुकेशन दीजिए। ये ध्यान रखिएगा, व्यावसायिक शिक्षा दीजिए। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब एक क्या है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन यानी आर्ट साइंस कॉमर्स का विभाजन खत्म करिए, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश करिए, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जो डिजिटल शिक्षा है, NETF है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ये टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, इस्टेब्लिश है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, अब स्कूल शिक्षा तक पहुंच जो है 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए। ये कब तक, 2030 तक है, ये ध्यान रखिएगा, स्कूल शिक्षा। अब शिक्षा पर जो व्यय हो वो GDP का कितना परसेंट हो, 6% हो, ये इंपॉर्टेंट है, और ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी लिखे हैं हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे हम आपको बताते हैं 2025 में वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा, यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा, इसका GER कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब 2030 में जो मतलब सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा में जो GER होना चाहिए, जो स्कूल एजुकेशन में GER होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। अब 2035 में हायर एजुकेशन में कितना GER होना चाहिए, हायर एजुकेशन GER मतलब होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये ध्यान रखिएगा। GER कितना होना चाहिए, वो 50% होना चाहिए। तो 25 में 50%, 30 में 100%, मतलब ये ध्यान रखना आप लोग, 35 में 50%, 50 100 50, ये ध्यान रखिएगा। अब GDP का कितना परसेंट खर्च होना चाहिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि 6% खर्च होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में कितना खर्च हो रहा है, तो 0.69% GDP का शिक्षा पे खर्च हो रहा है, ये ध्यान रखिए, जो 1% से कम है। कभी कोई क्वेश्चन ये कर देता है कि शिक्षा पे वर्तमान समय में क्या GDP का 1% से मतलब 6% खर्च होता है, तो वो क्वेश्चन का आंसर जो होगा गलत होगा। ये यहाँ पे रिकमेंड किया गया है कि GDP का 6% खर्च करिए, लेकिन वर्तमान में कितना खर्च हो रहा है, 0.69% खर्च हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब ध्यान रखिए, HECI के जो 4 वर्टिकल हैं, ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है, कौन क्या करता है वो वर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कि कौन से वर्टिकल का क्या काम है वो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। तो पहला आपका वर्टिकल है NHERC, इसका फुल फॉर्म याद इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। R में मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो R है आपका रेगुलेटरी मतलब रेगुलेशन का काम करता है, तो यह ध्यान रखिए। इसकी भूमिका यानी रोल क्या है, रेगुलेशन एंड सेटिंग स्टैंडर्ड्स का रोल है, रेगुलेशन और स्टैंडर्ड तय करता है, सभी उच्च शिक्षण संस्थानों का मानक नियंत्रण तय करता है, कंट्रोल नॉर्म फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये ध्यान रखिएगा। तो NHERC पहला वर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस यहाँ से ध्यान रखते रहिएगा आप लोग, ये पहला। अब दूसरा ध्यान रखो, N से शुरू हुआ है NHERC, तो बड़ा लेटर है तो बड़ा ऊपर रहता है, फिर उससे छोटा आ गया N से ही, तो आप नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल, तो इसका भूमिका यानी रोल क्या है, तो यह एक्रीडेट करता है यानी मान्यता देता है कि संस्थानों की गुणवत्ता और प्रदर्शन का क्या करता है, मूल्यांकन करता है, तो इंश्योर क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएट करता है। तो N से ध्यान रखिएगा, N से ही पहला जो N है आपका वो बड़ा है, NHRC ये 5 लेटर का, ये NAC है ये 3 लेटर का, ये ध्यान रखिएगा। तो जो 5 लेटर का है वो सबसे ऊपर आएगा, ये निमोनिक्स बता रहा है आपको। तो NHERC पहला मतलब वर्टिकल हो गया, दूसरा आपका NAC हो गया, N से ही स्टार्ट है, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिए, अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि तीसरा वर्टिकल आपका HEGC, यहाँ पे ए इंपॉर्टेंट है, एक्रीडेट करने का काम मतलब मान्यता देने का काम,
जो तीसरा वर्टिकल आपका HEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन। ग्रांट मतलब क्या करता है? फंडिंग देना, मतलब पैसा देना, वित्तीय सहायता वितरण करना। तो जो हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल है, ये रहा, इसकी भूमिका क्या है? फंडिंग और ग्रांट देना, वित्तीय सहायता का वितरण करना। अब ध्यान रखो, चौथा वर्टिकल GC है, ये भी GC है, ये 4 लेटर का है, ये 3 लेटर का है। तो जब भी आपका बड़ा हो, मतलब जो भी बड़ा लेटर का मतलब वो वर्ड हो, तो ध्यान रखिए ऊपर रहेगा। जैसे ध्यान रखिए, ये एन से शुरू है तो एन से दोनों, तो इसमें बड़ा कौन है? तो आप NHERC। सेकेंड मतलब एन से, तो 3 लेटर का है, एक वर्ड है, तो ध्यान रखिए नैक हो गया। फिर बड़ा लेटर है, वो अलग लेटर है, तो HEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट। फिर लास्ट वाला जनरल एजुकेशन काउंसिल। जनरल एजुकेशन काउंसिल का भूमिका क्या है? कि इसका रोल फ्रेमिंग एकेडमिक, मतलब शैक्षिक मानक तय करना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, NCF। 4 NCF इस्टेब्लिश किए गए NEP 2020 में। NEP 2020 में कितने वो NCF इस्टेब्लिश किए गए? तो 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। NCF जब भी बोलेंगे तो ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला जो NCF है, NCF फॉर स्कूल एजुकेशन, NCF SC। तो NCF SE मतलब होता है स्कूल एजुकेशन, NCF मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। तो इसमें क्या होता है कि स्कूली शिक्षा फाउंडेशन, जैसे प्रीपैरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी एजुकेशन, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की ढांचा तैयार करना, ये ध्यान रखना। अब एक दूसरा जो है आपका NCF अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, NCF ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। अब ये ध्यान रखना कि 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए क्या करो? प्री स्कूल या फाउंडेशन स्टेज में रखो, ठीक, ये ध्यान रखना। अब जो तीसरा आपका NCF है, तो टीचर एजुकेशन, NCF TE। तो ये क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। इसमें क्या बताया गया कि शिक्षक प्रशिक्षण जो है और 4 वर्षीय BEd प्रोग्राम के लिए रूपरेखा तैयार करना, ये ध्यान रखना। अब एक चीज ध्यान रखो, जो चौथा NCF आपका है एडल्ट एजुकेशन, NCF AE। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन। इसमें क्या होता है कि वयस्क शिक्षा, जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल और आजीवन सीखने के लिए क्या करिए? एडल्ट एजुकेशन NCF की स्टैब्लिश किया गया, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इसमें क्या किया है कि NEP 2020 में जिन एंशिएंट यूनिवर्सिटी का उल्लेख किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये पूछ देता है कि NEP 2020 में कि कौन से प्राचीन विश्वविद्यालय का उल्लेख किया गया है। तो कौन कौन से? तक्षशिला है, नालंदा है, विक्रमशिला, वल्लभी है, ये ध्यान रखिएगा। तो तक्षशिला प्राचीन काल की प्रसिद्ध शिक्षा नगरी थी, ये पहला हम लोग का एकेडमिक माना गया था। स्वतंत्रता से पहले ये मतलब भारत में ही था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान डिवाइड हो गए, ये ध्यान रखिएगा। तो तक्षशिला आज के समय में पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। नालंदा किसके लिए फेमस है? तो ये ध्यान रखिएगा, मठवासी और तर्कशास्त्र के लिए फेमस है। विक्रमशिला क्यों फेमस है? तो ये ध्यान रखिएगा कि तंत्र के लिए फेमस था, ये ध्यान रखिएगा, ये तंत्र के लिए फेमस था। वल्लभी गुजरात के स्थित प्रशासन और प्रबंधन शिक्षा का केंद्र था। इन विश्वविद्यालय का क्या किया गया NEP 2020 में इसलिए इसलिए किया गया ताकि यह दिखाया जा सके कि भारत में विश्व स्तरीय शिक्षा परंपरा पहले से ही मौजूद रही है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, अभी जस्ट ऊपर हम आपको बताएं कि 2025 में वोकेशनल एजुकेशन 50% GER होना चाहिए, 2030 में 12th तक क्या होना चाहिए? 100% GER होना चाहिए। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये ध्यान रखिए। 2035 तक क्या होना चाहिए? हायर एजुकेशन में कितना परसेंट एनरोलमेंट मतलब GER होना चाहिए? तो 50%। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, 2030 तक आप क्या करिए? BEd 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स करिए। UG जैसे आपका कंप्लीट हो गया तो आप 2 ईयर का BEd करेंगे। अगर आपका PG कंप्लीट होगा तो 1 साल का BEd करेंगे। 2035 तक आप एफिलिएटेड कॉलेज को खत्म कर देंगे। मतलब एक यूनिवर्सिटी से आज के समय में कितना है कि आप एक यूनिवर्सिटी से कई एफिलिएटेड कॉलेज है, लेकिन उसको 2035 तक क्या करिए? आप एफिलिएटेड कॉलेज को खत्म कर दीजिए, आप सभी को स्वतंत्रता दे दीजिए। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म कुछ है, तो मेरू है, परख है, NDEAR है, सफल और CPD है। तो मेरू ध्यान रखिए, मेरू क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। मेरू क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी। अब इसका एम क्या है? मतलब इसका एम और या मेरू का उद्देश्य क्या है कि भारत में जो विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय को स्थापित करना, तो टू बिल्ड वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी इन इंडिया, मतलब इस्टेब्लिश करो उस चीज़ को। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ये विश्वविद्यालय जो है IIT और IIM की तरह मॉडल होंगे, लेकिन मल्टी डिसिप्लिनरी यानी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज और रिसर्च सबको इंटीग्रेटेड करेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इनका मकसद क्या है?
तो भारत को ग्लोबल नॉलेज हब बनाना। मल्टी डिसिप्लिनरी ये होता है कि एक ही जगह सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई हो, उसी को मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट है परख है। परख क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये ध्यान रखिएगा। तो परख क्या? नॉलेज असेसमेंट सेंटर है। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्कूल शिक्षा में मूल्यांकन और आकलन की समान रूपरेखा तैयार करना। परख मतलब एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है, ये ध्यान रखिएगा। यह संस्था सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य बोर्डों के बीच समान मानक यानी यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बनाएगी, ये ध्यान। इसका मकसद यानी इसका एम क्या है? तो परीक्षाएं केवल रटने पर आधारित ना हो, बल्कि क्या हो, क्रिएटिविटी पे, थिंकिंग पे, कॉन्सेप्चुअल पे, अंडरस्टैंडिंग पे आधारित हो। तो ये परख है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट NDEAR। अब NDEAR का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। इसका उद्देश्य क्या है? भारत की शिक्षा व्यवस्था में डिजिटली परिवर्तन लाना। मतलब आज के समय पे जो आप क्या कर रहे हो, आप फिजिकली पढ़ते हो, तो जब डिजिटली पढ़ोगे तो और अच्छे से लर्निंग और क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखो, चौथा पॉइंट सफल। सफल क्या है? स्ट्रक्चर असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग। स्ट्रक्चर असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग। इसका उद्देश्य क्या है? कि छात्रों को सीखने के परिणामों का आकलन करना। यह इसे सीबीएसई और अन्य बोर्डों द्वारा लागू किया गया है। यह भी क्या करता है? यह मूल्यांकन कक्षा 3, 5, 8 तक के लिए अनिवार्य किया गया है। अब जो लास्ट वाला आपका है CPD, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये ध्यान रखिएगा। तो CPD का अर्थ होता है कि शिक्षकों का लगातार पेशेवर विकास करना। तो NEP 2020 के अनुसार कि प्रत्येक शिक्षक को हर साल, ध्यान रखना, हर साल कम से कम 50 घंटे का क्या करना चाहिए? CPD करना अनिवार्य है। इससे क्या होता है? इसमें नए शिक्षण कौशल, तकनीकी ज्ञान, विषय ज्ञान, मूल्य आधारित शिक्षा आदि शामिल होंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, इसका उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा बदलते समय क्या हो, 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार क्या अपडेट रहे, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको NEP 2020 को फुल अच्छे से समझा दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और आपका अपना कमेंट सेक्शन में जरूर करेगा। धन्यवाद।